हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदाश्री लर्निंग। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी रासायनिक संयोजन के नियम। तो देखिए, ये जो नियम है ये एंटोइन लेवॉइजर और जोसेफ प्रॉस्ट ने दिए थे। दो नियम हम इसमें से अभी पढ़ेंगे और बाकी नियम जब हम हायर थोड़ा टॉपिक करेंगे तब हम पढ़ेंगे। तो आपका जो पहला नियम है वो है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया था ये एंटोइन एल लेवॉइजर ने। इसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है, यानी मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम ना तो मास सृजन कर सकते हैं, ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही मास कभी खत्म होता है। इसके लिए देखिए, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था ये साइंटिस्ट ने। तो जैसे कि अगर मैं एक रिएक्शन ले लूँ, कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम लिया है मैंने, इसका मास 100 ग्राम है, इसको हम हीट कर रहे हैं, ये डेल्टा का साइन है, हीट के लिए यूज़ होता है, यानी हम इसमें ऊष्मा दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये विघटित हो जाएगा यानी डीकम्पोज होगा दो कंपाउंड्स में, दो यौगिकों में। पहला है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब इसको भी इन्होंने वे किया तो इसका हमारा द्रव्यमान या मास आ रहा था 56 ग्राम और इसका मास आया 44 ग्राम। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 100 ग्राम। यानी अभिक्रिया से पहले जो हमारे रिएक्टेंट का मास था, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का जितना हमारा द्रव्यमान था 100 ग्राम, जो हमारे अभिक्रिया के बाद प्रोडक्ट्स बने हैं उनका भी कंबाइंड मास उतना ही है, ठीक है, 100 ग्राम ही है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान ना तो सृजित कर सकते हैं और ना ही उसे विनाश कर सकते हैं। अब देखिए, सेकेंड आपका लॉ आता है स्थिर अनुपात का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ये दिया था जोसेफ प्रॉस्ट ने। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यानी अगर मैं किसी भी कंपाउंड में बात करूं तो उस कंपाउंड में जो भी एलिमेंट्स या तत्व उपस्थित हैं उनका मास प्रपोर्शन जो होता है वो सेम होता है, चाहे मैं उसे किसी भी सोर्स से लेकर आऊँ। जैसे अगर मैं जल या वाटर में बात करूँ, ठीक है, वाटर में हमारा किससे मिलकर बना होता है, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। अगर इनके मास का रेशो निकाला जाए तो वो आएगा 1:8। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाटर मैं कहाँ से लेके आई हूँ, किसी रिवर से लेकर आई हूँ, कहीं प्योर ड्रिंकिंग वाटर है या फिर किसी समुद्र का पानी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, किस अनुपात में उपस्थित होंगे, 1:8 के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होंगे। तो ये जो दो नियम हैं हमारे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, इनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी किया गया था। अब एक्सपेरिमेंटली इनको वेरीफाई तो कर लिया, लेकिन इनकी व्याख्या करने के लिए या इनको एक्सप्लेन करने की अब जो एक समस्या है वो साइंटिस्ट के सामने आई। तो इसके लिए डाल्टन ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। For more online courses, download Vedasri Learning app. अब स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो देखिए, डाल्टन ने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये थ्योरी दी थी। अभी तक हम मैटर को क्या मान रहे थे, इंडिविजिबल। अब हम देखेंगे कि मैटर को उसने फर्दर डिविजिबल माना, कि वो छोटे छोटे कणों में डिविजिबल है। कि किस तरीके का कण है वो, उसको उसने बोला परमाणु, ठीक है, एटम। जो ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने इसे नाम परमाणु दिया था और यही नाम डाल्टन ने भी दिया, ठीक है। उसने एटम्स या परमाणु नाम दिया उन कणों को जिससे मिलकर ये पदार्थ बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसके बेसिस पे ये थ्योरी दी गई है। पहला पॉइंट है हमारा, सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो डाल्टन का कहना था कि जो परमाणु होते हैं वो मैटर की वो बेसिक यूनिट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। यानी अगर हम कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं तो जो बेसिक आधारभूत जो सबसे छोटी इकाई या यूनिट कौन सी हिस्सा लेती है, वो होती है परमाणु या एटम। फिर सेकंड देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही उनका विनाश होता है। तो परमाणु को उसने कहा अविभाज्य, कि ये फर्दर डिविजिबल नहीं है। हालांकि आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि एटम भी डिविजिबल है इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन अभी जो हम डाल्टन की थ्योरी की बात कर रहे हैं, अब तक ये माना गया
कि परमाणु जो होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये इनडिविजिबल हैं और इतने सूक्ष्मतम, इतने माइन्यूट छोटे कण होते हैं, इनका ना तो सृजन किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ना तो हम इन्हें बना सकते हैं और ना ही इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर देखिए, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिया है तो इस एलिमेंट के, मान लीजिए अगर मैं ले रही हूँ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमेंट मैंने ले लिया, अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट के जो परमाणु हैं या एटम्स उनकी बात करूँ तो ये सब एक समान होंगे, ये सब हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये हर तरह से एक समान होंगे, चाहे हम इनके मास की बात कर लें, चाहे इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, ठीक है, चाहे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लें, ये सब समान होंगे। फिर ये अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हमने हाइड्रोजन की बात की। अगर मैं ऑक्सीजन के कण ले लूँ, ठीक है, अगर मैं ऑक्सीजन के परमाणुओं की बात करूँ तो हो सकता है ऑक्सीजन के परमाणु इस तरीके के हों, अपने आप में तो वो सेम होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन का कंपैरिजन उसी के एटम्स से कर रही हूँ तो ये तो अपने आप में हर तरह से सेम तरह के प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, लेकिन अगर कंपैरिजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का करूँगी तो यहाँ मुझे डिफरेंस देखने को मिलेगा, यानी अलग अलग जो तत्व होते हैं उनके अंदर उपस्थित जो परमाणु हैं उनके गुणधर्म अलग होते हैं। फिर फिफ्थ देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। तो अगर हम देखें कि कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो कंपाउंड जब बनाते हैं तो कंपाउंड बनाने की स्थिति में वो पूर्ण संख्या में मिलते हैं। पूर्ण संख्या क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि एटम को कहा जा रहा है इनडिविजिबल, तो हाफ एटम तो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या पॉइंट में या डेसिमल वैल्यू तो हम उसकी ले नहीं सकते। अगर हम कभी भी कंपाउंड के फॉर्मूले लिखेंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि यहाँ पर हमेशा एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि H2SO4 लिखा मैंने, HNO3 लिखा मैंने, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये जितने भी यौगिक मैं लिख रही हूँ सभी में आप नीचे संख्या देखेंगे पूर्ण संख्या है, कहीं भी डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, कहीं पर भी वो फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि आधा एटम कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, एटम कभी भी यहाँ पे डिवाइड हो नहीं सकता, ऐसा इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब सिक्स्थ देखिए, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि कोई भी अगर हम कंपाउंड उठाएं तो इस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का मास है, रिलेटिव मास, उसका जो रेशो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वही बात जो हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में की, अगर मैं H2O की बात करूं और मैं इनके द्रव्यमान का अनुपात निकालूंगी तो वो कितना आएगा, 1:8, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैंने कौन से स्रोत या कौन से सोर्स से इसको लिया है। ऐसे ही हमेशा हर कंपाउंड में जो एलिमेंट्स का रेशो होता है इन टर्म्स ऑफ देयर मास वो हमेशा फिक्स्ड रहता है। अब अगर बात करें कि कौन सा जो आपका लॉ है किस पॉइंट से जो है एक्सप्लेन हो रहा है, तो देखिए जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो आपका सेकंड पॉइंट जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, इससे एक्सप्लेन हो रहा है। और अगर हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करेंगे तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो 6th पॉइंट है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है। देखिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगर आप किसी रिफ्रेशर वगैरह में देखेंगे तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं जिसमें आपके 6 पॉइंट्स हैं और इसमें आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सफिशिएंटली कंप्लीट हो रही है। अलग अलग रिफ्रेशर्स में इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो आपका ऑलमोस्ट जो आपकी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो इसमें कंप्लीट है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।